नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम नेशनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सोमवार यानी कि आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर वह 2014 और 2019 में भारी जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं। उन्होंने लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो है वो पार्टी की ओर से बनाया गया है और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए राजनाथ सिंह का रोड शो लखनऊ के भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ और वह सैकड़ों की संख्या में वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहे और तीसरी बार उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, राजनाथ सिंह ने आज नामांकन किया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। सत्येंद्र। हाँ बिल्कुल रेखा, सही बात है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं और एक लोकसभा सीट से के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सांसद थे। तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक लगाने के लिए उनको चांस मिला है और आज नामांकन दाखिल किया है। दूसरी लोकसभा सीट मोहनलालगंज है जिसमें कौशल किशोर यहाँ पर आज उन्होंने नामांकन दर्ज किया है, वो भी केंद्रीय मंत्री थे। इस दौरान जो कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जोश और उत्साह देखा गया है। साथ ही साथ रात जो है यहाँ पर राजनाथ सिंह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। रात से ही पूरा रोड मैप तैयार था, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था और ये जो है यहाँ के जो रोड शो का जो चल रहा था, तमाम जुलूस चल रहा था, इसको लेकर के पुलिस पहले से ही सतर्क थी और पूरी व्यवस्था मेंटेन रखी गई थी। जहां एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बड़े वाहनों का रूट डाइवर्जन किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर छोटे वाहनों का भी कहीं ना कहीं जो ऐसी जगह थी जहां पर एंट्री नहीं दी जाती प्रोटोकॉल के तहत, वहां एंट्री बाधित की गई थी। इसी के साथ जो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह यहाँ जब आए थे, तब उन्होंने जो है सबसे पहले हनुमान सेतु जाकर के भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। इस दौरान भी कई बड़े नेता दिखाए गए, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम थे तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो और भी नेता व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शामिल रहे थे। इस दौरान भी बड़ा ही जोश और उत्साह देखा गया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंच करके भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो बड़े नेता थे, फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उनकी बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ में तमाम जो बड़े नेता थे वो इनके रोड शो के उस रथ पर सवार हुए दिखाई दिए थे। इन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला। बड़े कार्यकर्ताओं ने खूब ढोल ढमाकों के साथ साथ इस जुलूस में जो है सहभागिता निभाई और हजरतगंज से बीजेपी कार्यालय से लेकर के पूरा हजरतगंज चौराहा घूमते हुए इन्होंने कलेक्ट्रेट में अपना पूरा जुलूस जो है वहां के लिए रवाना किया था और इस दौरान उन्होंने जो है ये नामांकन दर्ज किया है। लखनऊ के जो डीएम है सूर्यपाल गंगवार ने इनका नामांकन दर्ज कराया है। साथ ही साथ जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट के जो यहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं और वो भी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी आज पर्चा दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं आज लखनऊ बड़ा ही व्यस्त दिखा और सारी सड़कों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है झंडे लेकर के तमाम जुलूस में जो साथ हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम नारेबाजी करते दिखे। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जो यहाँ से सांसद के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह के साथ में बड़ा ही जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखा। तो इससे 2024 का जो है जो चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं खासा जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में दिखा, क्योंकि उनके समर्थन में बड़ा ही जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में पूरा रोड डाइवर्जन रखा और समझिए कि निकलना भी बड़ा मुश्किल था। बड़ी भीड़ के साथ इस रोड शो में तमाम लोग देखे गए और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके साथ कितना बड़ा कहीं ना कहीं जो जनसैलाब है वो राजनाथ सिंह के साथ रेखा दिखाई दिया लखनऊ में। बिल्कुल सत्येंद्र, एक जनसैलाब राजनाथ सिंह के साथ दिखाई दिया है। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे अमेठी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की, जिन्होंने सोमवार को अपने आवास पर पूजा पाठ और हवन के साथ दिन की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद वो अमेठी स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंची, यहाँ से रोड शो करते हुए वे कलेक्ट्रेट पहुंची और फिर उन्होंने नामांकन किया। रोड शो में उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहे। अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है। गौरतलब है कि तीसरी बार अमेठी से
बीजेपी की स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन इसके बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रही और उन्होंने 2019 में कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर कमल खिला दिया था और एक बार फिर से उन्होंने इस सीट पर कमल खिलाने के मकसद से जो है आज नामांकन भी कर दिया है। सत्येंद्र, चूंकि स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी ने भी आज नामांकन किया है अमेठी सीट से। ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, चूंकि इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी यहां इस सीट पर नहीं है स्मृति ईरानी के सामने। बिल्कुल रेखा, ठीक कहा, क्योंकि अमेठी से जो है स्मृति ईरानी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो पल्ला है वो भारी दिखाई दे रहा है। नामांकन से एक दिन पहले स्मृति ईरानी अयोध्या गई थी और रामलला के दर्शन किए थे। उस दौरान भी उन्होंने भगवान रामलला का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई और उन्होंने नामांकन के लिए आज जो है कहीं ना कहीं पर्चा दाखिल किया। 20 मई को यहाँ चुनाव है। वाकई में यहाँ की जो टक्कर होगी वो देखने काबिल होगी। स्मृति ईरानी का अपना एक पद है, अपना एक ओहदा है, जिसके वजह से तमाम बड़े नेता भी समझिए कि वहां से अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए बड़ी हिम्मत जुटा पा रहे हैं। एक तरफा स्मृति ईरानी के पक्ष में तमाम जनसैलाब दिखाई दे रहा है। कल रामलला के दर्शन करने जब स्मृति ईरानी गई थी तो उस दौरान भी बड़ा जनसैलाब उनके अमेठी में भी देखा गया और उसके बाद अयोध्या में भी तमाम जनसैलाब जो है उनके साथ देखा गया। तो इससे रेखा अनुमान लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी बड़ी टक्कर दे रही हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बड़े जनसैलाब के साथ अगर जनता आशीर्वाद देती है तो बड़े बहुमत के साथ वो जीत भी दर्ज करेंगे। रेखा, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें सत्येंद्र, तो अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? अब तक ऐलान नहीं हुआ है इस सीट पर। ये तो अभी समझ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो यूपी में जो है इंडिया गठबंधन है और ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आपसी गठबंधन में हैं। तो अभी वो चेहरा साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन लड़ेगा। कई जो है अनुमान लगाए गए थे कि यहाँ से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक वो चेहरा सामने नहीं आ पाया है। हमने कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनसे भी बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि समय आने दीजिए तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। वो सस्पेंस अभी तक बना हुआ कि आखिर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। उसके लिए तमाम मतदाता अमेठी के भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ से कौन होगा और देश की जनता भी जानना चाहती कि अमेठी में आखिर गांधी परिवार का चेहरा होगा तो कौन होगा। रेखा, खबरें ये भी है सत्येंद्र कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान पार्टी की ओर से आज किया जा सकता है इस सीट पर, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक। देखिए, राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े हैं और उनके यहाँ पर मतदान हो गया है। तो समझिए कि एक सीट से तो उनका चुनाव हो ही गया है। दूसरी सीट अमेठी से भी अगर लड़ेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस भी जानती है कि वहां से कौन प्रत्याशी ऐसा उतारा जाए जिससे कि उनकी बात बन पाए। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं, वोटिंग भी हो गई है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी यहाँ से जो है चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए। 2019 में देखा गया था कि राहुल गांधी ने दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ा था, अमेठी से भी लड़ा था और वायनाड सीट से भी लड़ा था। तो क्या इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले ही हार मान चुकी है कि अगर इस सीट से राहुल गांधी आते हैं, चूंकि उनकी परंपरागत सीट है, तो ऐसे में क्या उन्होंने हार मान लिया है पहले ही और यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट पर अभी तक सस्पेंस रखी हुई है? देखिए, इसकी कोई ऐसी वजह सामने नहीं आ रही है। गांधी परिवार की बात की जा रही है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड सीट उनकी सुरक्षित सीट है, वहां से उनका जीतना अधिकतर तय माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस अपना 2 सीटों का नुकसान नहीं करेगी, किसी और को चांस दे सकती है जो स्मृति ईरानी को टक्कर देगा। उसमें कोई भी ऐसा गांधी परिवार का भी कोई ऐसा सदस्य हो सकता है या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ऐसा हो सकता है जो स्मृति ईरानी को टक्कर देगा। और इससे जो चुनाव होगा 2024 का, इसमें वो कांग्रेस ऐसे ही कैंडिडेट को कहीं तलाशने की तलाश जारी रखी हुई है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो स्मृति ईरानी को टक्कर दे सके। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ कौन ऐसा चेहरा होगा जो टक्कर देगा। फिलहाल इसको लेकर के हम अपडेट और भी देंगे। फिलहाल अभी तक जो अपडेट है रेखा इसी तरीके की आ रही है, लेकिन गांधी परिवार के चेहरे की अगर बात की जा रही है तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। रेखा, सत्येंद्र, अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो इस सीट पर नामांकन शुरू हो चुका है, ऐसे में वक्त भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या लगता है, नामांकन की प्रक्रिया इस सीट पर चल रही है, तो पार्टी अगर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती भी है कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी के सामने, तो कब तक कर सकती है? देखिए, नामांकन की जो डेट होगी, नॉमिनेशन करने की जो डेट है
उस डेट से पहले जो नामांकन हो जाएंगे उन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं उसमें नामांकन दर्ज किया जाएगा, क्योंकि नाम वापसी का भी समय होता है। नामांकन की तिथि से पहले जो लोग वहां पर अपना नामांकन कर देंगे उन्हीं लोगों का नामांकन पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाम वापसी का भी समय होता है। फिर उसके बाद जो आपका प्रचार थम जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं से पहले कांग्रेस को अपना चेहरा उतारना पड़ेगा और नामांकन पत्र दाखिल कराना पड़ेगा। ये एक समय तिथि है, जो नामांकन की डेट होगी, जो लास्ट तिथि है, उससे पहले नामांकन पर्चा रेखा दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद कोई अवसर, कोई मौका नहीं मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि जो ये अमेठी सीट है, ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इस सीट के एक बार सफ़र पर दर्शकों को ले चले तो स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रही हैं और उन्होंने 2019 में कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर कमल भी खिला दिया था। ऐसे में स्मृति ईरानी का बयान भी इसको लेकर के सामने आया है। एक बार दर्शकों को हम उस बयान को सुनाते हैं। आज अपने ससुराल में आनंद आ रहा है और क्या मजा आ रहा है। चुनाव की बेला हमारी बहन 56 इंच के सीने वाले मोदी जी के साथ जोरदार ताली बजाए मोदी जी के लिए। क्या जबरदस्त प्रत्याशी हमारे बीच में है, हमारी बहन स्मृति ईरानी। अब कांग्रेसी जबरदस्ती ला के परेशान है, कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा उनके कोई हाई नहीं कर रहा। अरे हाँ करे भी कैसे, ये रणबांकुरे खड़े हैं छाती तान के सामने, कमल का फूल लेकर उनके आंधी में सब उड़ जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। और अब तो बचेगा नहीं कैसे। आज का समय तो और आनंद का है। मुझे मालूम पड़ा है बड़ी संख्या में या यदवंशी भी रहते हैं। मैं सभी यदवंशियों से कहना चाहता हूं, आप सब भाग्यशाली हो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रायपुर की। रायपुर के बेमेतरा दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बेमेतरा में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, सरकार द्वारा उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। हाँ, बेमेतरा की सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और उसमें जो आरबीसी 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी। बढ़ेंगे आगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में जनता मन बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है और कमल को खिलाना है। बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना। मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चल। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकार चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले, 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। इंडी गठबंधन अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार, 1 साल ममता बनर्जी, 1 साल MK स्टालिन और कुछ बचेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडी अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है।
जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी बारी। पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करें मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। दरअसल अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जो बार बार डर रहे हैं वही बिहार आ रहे हैं। हम लोग सभी का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को इतना झूठ बोला है, उन्होंने क्या क्या वादा किया था और हकीकत में क्या कुछ हुआ है सभी ने देखा है और ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा, कितने बार आए हैं और कौन डरा है? जो बार बार डर रहे हैं वही ना आ रहे हैं। हम लोग तो देखिए सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है बिहार के लोगों को, क्या क्या करने का उन्होंने वादा किया था और क्या हकीकत में हुआ वो सब लोग जानते हैं। कुछ काम जो है उन्होंने नहीं किया। नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा,
पलायन, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल, कोई काम जो है बिहार के हित में उन्होंने नहीं किया। नेता स्वतंत्र हैं कहीं भी जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए, और ऐसे में मीडिया जब तेजस्वी यादव से इस तरीके के सवाल करती है तो तेजस्वी यादव भी जो है वो जवाब इसी तरीके से देते हैं कि जो नेता हैं यानी कि भाजपा के जो नेता हैं वो डरे हुए हैं और इसीलिए लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जिस तरीके से फतह हासिल की थी, उस फतह को लेकर के अब आरजेडी पार्टी जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है और उनका कहना है कि 2019 में जहां उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था, वो कोशिश होगी कि उनकी पार्टी का खाता जो है वो इस बार 2024 में खुले। और बिहार में जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, उस माहौल में तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद की किरण भी जगी है, क्योंकि उनके 17 महीने का कार्यकाल जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है और उसे जनता ने काफ़ी सराहा है। हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा है कि ये लोग डरे हुए हैं और इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तरीके से तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तबातोर रैलियां कर रहे हैं और इसको लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है रेखा। और दोनों चरण के अगर मतदान देखें तो दोनों चरणों के मतदान में तबातोर रैलियां हुई, उसमें बयान, और अब जो है फिर से तीसरे चरण के जो मतदान हुए वो होने हैं, उससे ठीक पहले तबातोर रैलियां की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से और दोनों के तरफ से बयानबाजी हो रही है। एनडीए के चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो या तेजस्वी यादव हो, लगातार जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर रैली के दौरान अगर कोई भी सभा में तेजस्वी यादव या लालू परिवार पर निशाना साधा जा रहा है तो उसका जवाब बेबाक तरीके से तेजस्वी यादव दे रहे हैं। और फिर से उन्होंने दिया है जब अमित शाह की रैली हुई है और अमित शाह के कार्यक्रम में इस तरह के बयान सामने मिलने हैं सुनने को, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आने से बिहार कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मूड बना लिया है और जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गदगद नजर आ रहे हैं और इस बार आरजेडी का खाता खुलने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इससे काफी करा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले ही मोर्चा संभाल रखे हैं। आप देख लीजिए जितने भी आरजेडी के उम्मीदवार हैं उस पे तेजस्वी यादव अकेले ही सभाएं कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उसी सभा पे जा रहे हैं जहां पर उनकी बेटी के प्रत्याशी के तौर पे हैं, चाहे वो मीसा भारती पाटलिपुत्र से हो या सारण से रोहिणी आचार्य हो, उसी सीट पर लालू यादव, राबड़ी देवी जा रही है। लेकिन बाकी सीटों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनके पार्टी के, उनके सभा में सिर्फ तेजस्वी यादव जा रहे हैं और अकेले ही वो मोर्चा संभाल रखे हैं। भले उनके जो बड़े नेता हैं वो उतने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अहम भूमिका जो है वो तेजस्वी यादव की नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव जब भी जाते हैं तो हर बात का जवाब जो है बीजेपी को देने के लिए तैयार, हर वो बात कह रहे हैं मुद्दे की बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में क्या किया, और रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना दवाई की बात कर रहे हैं, ना सिंचाई की बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा बिहार में छेड़ दिया है और जिसको लेकर अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर हो गया है। जब भी तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं या अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर मुद्दा की बात ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ उसी बात को जिक्र करते हैं जो 15 साल पुरानी बातें हैं, 15 साल बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने 10 सालों में काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को रोजगार मिली है, कितनी नौकरियां मिली हैं, लेकिन वो बातें अब जिक्र नहीं हो रही है। जो 400 पार का मिशन था, वो 400 पार वाले बयान को फिर से नहीं दोहराया जा रहा है। आप इधर की रैलियां देख ले, अगर पहले चरण के बाद अगर दूसरी जो चरण में रैलियां हुई हैं उसमें बीजेपी के कोई भी बड़े नेता ये नहीं कह रहे कि 400 पार होगा। इस बात पर वो भले इसको लेकर अब मौन हो चुके हैं और बिहार की स्थितियां जो हैं वो एनडीए के लिए डमाडोल नजर आ रही है और तेजस्वी यादव हर वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं,
वो जो योजना लाए हैं उसके पूरे योजना 10 सालों में लोगों तक कितना पहुंचा है ये जानने की ज़रूरत है। चाहे वो अग्निवीर योजना की जिक्र कर ले, तेजस्वी यादव ने अग्निवीर योजना की बात कही है कि इसे खत्म करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने जिक्र किया कि हम अग्निवीर योजना खत्म और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार अगर देश में बनती है केंद्र में, तो पहले कलम से 15 अगस्त तक उन्होंने नौकरी देने का वादा भी किया है और समय और तारीख का ऐलान भी कर दिया है कि अगर सब कुछ इंडिया गठबंधन के फैसले में आता है, पाले में आता है, तो वो जो वादे किए हैं उस वादे पर खड़े होंगे तेजस्वी यादव, ये उन्होंने किया। और फिर से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जो सवाल पूछा है और कहा है कि ये लोग डरे हुए हैं इसलिए लगातार बिहार आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे रेखा तब तय होंगे। अभी कुछ भी कहना इस मामले में मुश्किल होगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल है उससे तेजस्वी यादव काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और लोग जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है इससे तेजस्वी यादव के बिहार दौरे को लेकर के सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर भी हमला बोला है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।